हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू श्री जे आई एस। मेरा नाम है सत्यन सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 25 प्लेसेस जो कि न्यूज़ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रही हैं। और यूपीएससी प्रीलिम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है इनका। और पिछले जो पीवाईक्यूज आप देखेंगे तो वहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे हैं। चाहे स्टेट हो, आइलैंड्स हो, माउंटेन पासेस हो या यूनेस्को साइट्स हो, एग्जामिनर करंट अफेयर्स की ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम इस लेक्चर में टॉप 25 ऐसे प्लेसेस को डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखते रहिए, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चौक पॉइंट्स की, राइट। इन चौक पॉइंट्स में जो मैरीटाइम चौक पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट ऑफ हार्मुज की। ये स्टेट ऑफ हार्मुज कहाँ है? ये ईरान और ओमान यूएई के बीच लोकेटेड है। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें याद रखना है। एक तो ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज है वो यूएई, ओमान और ईरान, इन तीन के बीच में लोकेटेड है, राइट। क्योंकि आप देखेंगे अभी स्टेट ऑफ हार्मुज को ही चौक कर दिया था ईरान ने, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हुआ है। ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी, ये देखेंगे ये पर्शियन गल्फ है यहाँ पर। और ये गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं, गल्फ ऑफ अरेबियन सी, जिसको कनेक्ट करता है। तो आपसे एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि ये स्टेट ऑफ हार्मुज किन दो को कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हार्मुज या रेड सी, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पर्शियन गल्फ से कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर मतलब बॉर्डर शेयर करते हैं पर्शियन गल्फ से। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर जैसे यूएई है, ओमान है ना, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, ये कुछ देश हैं, कतर वगैरह, ये आपको ध्यान रखना है, विशेषकर आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो एक तो है कि ये यहाँ पर पर्शियन गल्फ और स्टेट ऑफ हार्मज, पर्शियन गल्फ, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान या अरेबियन सी इनको कनेक्ट करता है। ठीक है ना। होप्स हो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये लिंक है बिटवीन गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी है। इसके चौड़ाई वगैरह के रिगार्डिंग तो नहीं पूछेगा कि 48 एंड 40 km वाइड ऐसा है या 35 किलोमीटर के समथिंग ऐसा है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है बेसिकली। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ है? ये मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, इन तीनों के बीच में, लिंकिंग द इंडियन ओशन विद द साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक। इन तीनों को, यानी जो हिंद महासागर है, अच्छा, साउथ चाइना सी और पैसिफिक है, प्रशांत महासागर है, इन तीनों को कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? ये चाइना और जापान के ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से चाइना का लगभग 80% जो ट्रेड होता है वो स्टेट ऑफ मलक्का से होकर ही निकलता है ना। और इसीलिए भारत सरकार भी अंडमान निकोबार जो है प्रोजेक्ट लेकर आई है। और वो उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब भी चाहे हम स्टेट ऑफ मलक्का को चौक कर सकते हैं, अगर कभी इस तरीके से युद्ध हुआ चाइना के साथ में। तो आपको ये याद रखना है, ये तीन देश, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया, इन तीनों को बीच में। अब बात करते हैं यहाँ पर बब अल मंदेव स्ट्रेट और स्विस कैनाल के, और साथ में पनामा कैनाल के रिगार्डिंग। जो बब अल मंदेव है, ये बिटवीन अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, कनेक्टिंग द इंडियन ओशन विद द रेड सी थ्रू द गल्फ ऑफ एडन। हम मैप में भी देखने वाले हैं इसको। तो आपको रेड सी के थ्रू ये क्या करते हैं, गल्फ ऑफ एडन, है ना, और वेस्ट एशिया, अफ्रीका और वेस्ट एशिया को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे इंडियन ओशन और रेड सी यहाँ पे देखो देखने को मिलेगा आपको। बॉस्फोरस स्ट्रेच थोड़ा सा ये आगे पीछे हुआ है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बब अल मंदेव है, ये गल्फ ऑफ एडन है, अरेबियन सी है, और यहाँ पर रेड सी, यहाँ से स्वेज कैनाल जो है ये होकर निकलती है, स्वेज कैनाल। ठीक है। तो आपको याद रखना है बब अल मंदेव, ये स्टेट ऑफ हार्मुज है यहाँ पर। ठीक है। ये गल्फ पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर रेड सी और अरेबियन सी है। आपको ये याद रखना है किसको कनेक्ट है। ये चूंकि अफ्रीका देखेंगे आप, है ना, और यहाँ पे आप गल्फ रीजन पूरा दिखाई देता है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बब अल मंदेव के रिगार्डिंग है, गल्फ ऑफ एडन रेड सी से ये कनेक्ट करता है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को, है ना। तो बात करते हैं स्वेज कैनाल की। ये 93 किलोमीटर आर्टिफिशियल सी है, लेवल वाटर लिंकिंग द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी है। स्वेज कैनाल इजिप्ट, ये क्या कह रहे हैं, हाँ, स्वेज कैनाल की बात कर रहे थे। इजिप्ट में लोकेटेड आर्टिफिशियल कैनाल है। ऑलरेडी अभी हम लोगों ने इसका मैप देखा था जब हम बब अल मंदेब की बात कर रहे थे। तो
तो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करते हैं, इसको भी अभी हम देखेंगे। तो यूरोप वो एशिया ट्रेड का शॉर्टेस्ट रूट है ये सुएज कैनाल, है ना। तो किसको याद रखना है यहाँ पे, मेडिटेरियन सी जो है और रेड सी को, ये दोनों को ही ऐसे कनेक्ट करता है। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपका स्टेट ऑफ ये आपको देखेंगे सुएज कैनाल है ये। यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी है और ये रेड सी है, राइट। इन दोनों को ये कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है पनामा कैनाल के बारे में, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे। पनामा कैनाल देखिए, इट कनेक्ट्स टू वास्ट oceans, Atlantic in the east and the Pacific in the west, shortening the maritime distance between New York and San Francisco, right? तो हमको मेनली याद रखना है कि पनामा कैनाल किसको कनेक्ट करती है, तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों को। उसको लेकर यूएसए और मैक्सिको के बीच में कुछ थोड़ा सा झगड़ा भी रहा है, इसको विवाद भी रहा है। तो ये आपको यहाँ पर देखते हैं हम लोग, है ना। ये देखिए यहाँ पर पनामा कैनाल है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका दिखाई देता है, इन दोनों के ये बीच में स्ट्रेट है ना। तो इसको लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट रहा है, तो आपको याद रखना कैनाल ये आपका अटलांटिक ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है यहाँ पर, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना है, ये न्यूज़ में है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट के रिगार्डिंग आपको विशेष कर याद रखना है, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी और ये सी ऑफ मरमरा, ये यहाँ पे देखें सी ऑफ मरमरा है, ये ब्लैक सी है। इन दोनों को जो जोड़ती है वो उसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये तुर्की के बीच में, ये तुर्की का यूरोप वाला पार्ट है, ये एशिया वाला पार्ट है तुर्की का, है ना। इस्तांबुल यहाँ पे उसका कैपिटल है इस्तांबुल की, राइट, तुर्की की। तो ये आपको ये स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ब्लैक सी ऊपर है, नीचे ये सी ऑफ मरमरा है, ये भी आपको याद रख। होप्स हो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम लितानी रिवर की। ये लितानी रिवर बेसिकली यहाँ पर देखेंगे आप, लितानी रिवर इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर इन लेबनान। लेबनान में बेसिकली ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर है लेबनान की। लेंथ देखेंगे 170 किलोमीटर है ना। वाटर कैपेसिटी के रिगार्डिंग इससे सब कुछ नहीं पूछेगा कि इसकी वाटर कैपेसिटी क्या है, इस तरीके से बट आपसे ये पूछेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये है लितानी रिवर, है ना। ये बफर जोन है, बफर जोन किसके बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में। हिजबुल्लाह ने यहाँ से अटैक किया था तो इजराइल ने क्या किया, यहाँ तक अपनी फोर्सेस पहुँचा दे, डिप्लॉय कर दिए। ये आप देखें ब्लू लाइन है यहाँ पर, ब्लू लाइन इज सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशन हैज बीन the demarcating line separating Lebanon from Israel and the Israelis occupied Golan Heights, ठीक है ना। जो गोलन हाइट्स है इसराइल जिसने अभी ऑक्यूपाई करके रखा इसराइल ने, इसराइल के उसमें है। तो इजरायली फोर्सेस विड्रू द टू द ब्लू लाइन व्हेन दे लेफ्ट साउथ लेबनान इन 2000 में क्या किया था कि यहाँ से ब्लू लाइन से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, लेकिन दोबारा से अभी हिजबुल्लाह ने जैसे यहाँ पे अटैक किया तो वो यहाँ तक फिर पहुँच जाते। इसलिए ये रिवर आपको याद रखिए, ये बफर जोन है ये, और ये ब्लू लाइन भी बोली जाती है ना। कि तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया यहाँ पे, जो बोलते हैं कि पीस फोर्सेस डिप्लॉय कर रखी थी यहाँ पर, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ये लितानी रिवर कहाँ है, लेबनान और इजराइल और लेबनान के बीच में है, ठीक है। ब्लू लाइन के रिगार्डिंग आपको याद रख। अब बात करते हैं हम डिएगो गार्सिया के रिगार्डिंग। डिएगो गार्सिया देखिए हिंद महासागर में यानी इंडियन पैसिफिक में है डिएगो गार्सिया, ये आइलैंड है। यहाँ ये लक्षद्वीप है हमारा, राइट, ये श्रीलंका और ये मालदीव है। यहाँ पे चागोस आइलैंड टू गो टू मॉरिशस अंडर 2024 डे। ये चागोस आइलैंड बेसिकली अभी ब्रिटिश उसके कंट्रोल में था, है ना। ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, चागोस इज स्टिल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, है ना। ये चूँकि यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी ये मॉरिशस के उसमें आया, चूँकि मॉरिशस का पार्ट है ये डिएगो गार्सिया। ये न्यूज़ में इसीलिए था कि इस पर डिएगो गार्सिया पर यूएसए का यहाँ पे बेस है पूरा। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ था, ऐसा है कि ईरान ने क्या किया कि डिएगो गार्सिया पर जो यूएसए का बेस है उस पर मिसाइल अटैक किया था यहाँ पर। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, तो आपको ये याद रखना, हिंद महासागर में है ये। और ये चागोस आर्किपेलागो कंप्राइज मोर देन 60 लो lying islands in the Indian Ocean, roughly 1600 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द मेन आइलैंड ऑफ मॉरिशस। यानी जो मेन लैंड है मॉरिशस का उससे लगभग ये 1600 किलोमीटर थोड़ा सा दूर है यहाँ से।
राइट। तो ये आपको दिखाना है यहाँ पर, ठीक। अब एक और चीज यहाँ पे याद रखना, ग्रेट चागोस बैंक स्प्रेड ओवर 12,642 स्क्वायर किलोमीटर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एटॉल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, द ग्रेट चागोस बैंक इसी पर देखने को मिलेगी। तो ये विश्व का सबसे बड़ा एटॉल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है आपको। अब यहाँ पे और कुछ खर्ग आइलैंड की बात कर लेते हैं। खर्ग आइलैंड की जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स है उनके बारे में बात करें। खर्ग आइलैंड ये अभी देखने को मिलेगा, ये खर्ग आइलैंड आपको कहाँ पर, ईरान में है ना। रेफर्ड एज टू एज द ऑर्फन पर्ल भी बोलते हैं, ऑर्फन पर्ल ऑफ द पर्शियन गल्फ, है ना। तो न्यूज में ये भी हो सकता है कि ये ऑर्फन पर्ल्स किसको बोलते हैं, ये पर्शियन गल्फ का ऑर्फन पर्ल्स भी बोलते हैं। खर्ग आइलैंड विच इज सिट्स barely 25 किलोमीटर ऑफ द ईरान कोस्ट, प्रोसेस 90% ऑफ तेहरान से क्रूड ऑयल, है ना। यहाँ पे अटैक किया था जो कि इसराइल और अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर। तो ये लगभग 90% ईरान का क्या करता है, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है यहाँ से, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और इसको ऑर्फन पर्ल्स बोलते हैं, गल्फ ऑफ पर्शिया का, है ना, पर्शियन गल्फ का। यहाँ पे बात करते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल ऑब्वियसली बात है, ये अंडमान आइलैंड हमारे भारत का, हमारा जो अंडमान आइलैंड है वहाँ पर है। सेंटिनल्स ट्राइब्स रहती है ना, आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट। अब स्पार्टली आइलैंड के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। स्पार्टली आइलैंड ये साउथ चाइना सी में डिस्प्यूटेड आइलैंड है, किनके बीच में, चाइना, वियतनाम और फिलीपींस। ये तीनों इस पर क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, बट चाइना का इस ऑक्यूपेशन इस पर रखा है, ऑक्यूपाई करके रखा है। इस पार्टली आइलैंड के रिगार्डिंग आपको याद रखना है। बात करते हैं बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड तो इस अंडमान निकोबार में लोकेटेड है, साउथ एशिया का एक यहाँ पर ओनली एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे दिखाई देता है, राइट। बैरन आइलैंड पर सिंकाकू आइलैंड की बात करते हैं हम। सिंकाकू आइलैंड ये ईस्ट चाइना सी में है, डिस्प्यूटेड आइलैंड है ये चाइना और जापान और ताइवान के बीच में, है ना। तो सिंकाकू आइलैंड को आपको याद रखना है, राइट। अब बात करते हैं कुछ हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में जिनको डैमेज हुआ है अभी इस युद्ध के दौरान, जो अभी चल रहा है ना, ईरान और इजराइल के बीच में। अस्फाहान, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। यहाँ अस्फाहान में यूएस और इजराइल दोनों ने ही अटैक किया यहाँ पर। और यूनेस्को की यहाँ पर कुछ हेरिटेज साइट है 7th सेंचुरी की, तो आपको याद रखना है। चहल सौतन पैलेस है यहाँ पर, और मस्जिद ए जम, राइट। ये कंट्रीज ओल्डेस्ट फ्राइडे मॉस्क बोथ लोकेटेड इन अस्फाहान में, है ना। अस्फाहान जो क्षेत्र है ईरान का, यहाँ पे अटैक किया था यूएस और इजराइल ने, और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। 17th सेंचुरी की चहल सौतन पैलेस एंड मस्जिद ए जम। इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है ये, ईरान में। और इसका अस्फाहान जो क्षेत्र है, रीजन है उस क्षेत्र। यहाँ गोलिस्तान पैलेस की बात करते हैं। ईरान का कजरा एरा पैलेस, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, कजरा गोलिस्तान है, काक है गोलिस्तान भी बोलते हैं। फॉलोइंग मिलिट्री स्ट्राइक बाय अमेरिका एंड इजराइल फोर्सेस, Iran's Ministry of Cultural Heritage confirmed catastrophic damage to the गोलिस्तान पैलेस। गोलिस्तान पैलेस को क्या बोलते हैं, काख ए गोलिस्तान। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, डेटिंग बैक टू द 16th सेंचुरी, इसीलिए ये न्यूज़ में है और आपको याद रखना है। यहाँ पर इट इज़ अ लेविस मॉन्यूमेंट ऑफ द कजरा एरा। ये कजरा एरा है 1789 से लेके 1925 का, है ना। द सेंटर ऑफ कजरी आर्ट यहीं पर दिखाई देती है, कजरी आर्ट जहाँ पर डेवलप होता है, सेंटर ऑफ कजरी आर्ट आर्किटेक्चर विच इट इज़ an outstanding example and has remained a source of inspiration for Iranian artists and architects। तो आपको यहाँ पे मेनली क्या क्या याद रखने का है, एक तो गोलिस्तान पैलेस कहाँ पर है, ये ईरान में है, इसको काक है गोलिस्तान भी बोलते हैं। ये यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और दूसरा है कजरा एरा, इससे रिलेटेड है ये, तो 16th सेंचुरी का, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पे द गोलिस्तान पैलेस इज प्रोटेक्टेड अंडर द इंटरनेशनल लॉ, द 1954 हैग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड कल्चरल प्रॉपर्टी एंड द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये हैग कन्वेंशन है 1954 का। तो जब भी कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये कल्चरल प्रॉपर्टीज, है ना। तो इसको बोलते हैं हैग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज।
ये तो गोलिस्तान पैलेस कि न केवल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बल्कि ये कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ अ कल्चरल प्रॉपर्टी, इसके अंतर्गत भी इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है गोलिस्तान है ना पैलेस को। तो आपको ये याद रखना। अब बात करते हैं अल नूरी मॉस्क। ये अल नूरी मॉस्क कहाँ पर, इराक में ISIS ने डिस्ट्रॉय किया था इसको। यूनेस्को रीस्टोरेशन के बाद रीओपन हुआ है अभी इसलिए, है ना। तो ये जब ISIS ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, अभी यूनेस्को ने क्या किया, रीस्टोरेशन एफर्ट्स लगाए हैं यहाँ पर, अभी इसको खोल दिया गया, ओपन किया गया। तो आपको याद रखना अल नूरी मॉस्क ये कहाँ पर है, इराक, ठीक। अब बात करते हैं हम प्रेह बिहर टेम्पल। ये प्रेह बिहर टेम्पल का है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में है। प्रेह बिहर टेम्पल इज वन ऑफ द डिस्प्यूटेड सेंटर्स बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया, इन दोनों के बीच में है। 11th सेंचुरी हिंदू टेम्पल है यहाँ पर। मेनली ये देखेंगे लॉर्ड शिवा का डेडिकेटेड टेम्पल है प्रेह बिहार, और ये दोनों के बीच में, थाईलैंड और कंबोडिया के दोनों के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बेसिकली सेंटर है। और ये 11th सेंचुरी का हिंदू टेम्पल है, यानी भगवान शिव का ये यहाँ पर टेम्पल है, राइट। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। और अपार्ट फ्रॉम द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, अदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर रिलेटेड टू द टेम्पल बट आर सिचुएटेड इन थाईलैंड। दीज इंक्लूड सात्राओ, ये याद रखना है, ये थाईलैंड में है। सात्राओ ये भी आपको याद रखना है। एंशियंट रिजर्वोयर एंड स्मॉल बेस रिलीफ एंग्रेव्ड ऑन नेचुरल सैंडस्टोन डिपिक्टिंग शिवास लिंगम एंक्लोज विद इन अ योनि बेस, राइट। तो आपको ये याद रखना है, प्रेह बिहार टेम्पल इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन कंबोडिया। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अकॉर्डिंग ये कंबोडिया का पार्ट है, प्रेह बिहार टेम्पल, राइट। और यहाँ पे आपको याद रखना है थाईलैंड में क्या है, सा त्राओ, ये दोनों आपको याद रखना है यहाँ पर, बस, ठीक। अब बात करते हैं प्रसाद ता मुइन थोम, है ना। प्रसाद ता मुइन थोम ये क्या है, थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर लोकेटेड कैमर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। कैमर आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स बिल्ट बाय किंग जयवर्मन, है ना, जो जयवर्मन सेवंथ हुए उन्होंने, एंड comprises the 3 buildings. The main temple Prasad Tamyun Thom is made of sandstone and features the शिवलिंगा as well as libraries। तो आपको ये याद रखना है कहाँ पर है ये, तो है ना। टेम्पल इज लोकेटेड 400 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ बैंकॉक, कैपिटल ऑफ थाईलैंड, अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ थाईलैंड सोरेन प्रोविंस, कंबोडियाज ऑर्डर मंचा प्रोविंस में यहाँ पर, है ना। तो थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर ये लोकेटेड है, इसको आपको विशेषकर याद रखना है ये चीज़ थोड़ा सा, राइट। नोट, इट इज़ नॉट अ यूनेस्को साइट एंड इज लोकेटेड ऑन द डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड। डोंट कंफ्यूज विद द प्रेह बिहार टेम्पल विच इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आपको ये विशेषकर याद रखना है, इसलिए हाईलाइट किया गया है कि ये जो है कैमर आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत नहीं आता। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत प्रेह बिहार टेम्पल, और ये भी दोनों ही थाईलैंड और कंबोडिया के दोनों ही बॉर्डर पर हैं, और इनको लेकर अभी विवाद भी चला था बीच में, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब हम बात करते हैं लिपू लेक, ठीक है ना। लिपू लेक पास की इंडिया, नेपाल और तिब्बत रीजन के नियर लोकेटेड है। इंडिया चाइना ट्रेड रीओपनिंग पर नेपाल ने ऑब्जेक्ट रेज किया था इसको लेकर, तो ये इसीलिए न्यूज़ में है। लिपू लेक पास, दिस रूट इन्वॉल्व्स 200 km ऑफ ट्रैकिंग, है ना। तो ये आप दिखाई देंगे, नेपाल ने इसको ऑब्जेक्ट किया, नेपाल ने कहा कि ये हमारा टेरिटरी है, जबकि भारत नहीं मानता इसको। ये लिपू लेक पास यहाँ पर दिखाई देता है, माउंट कैलाश यात्रा, ठीक है। तो इसको लेकर ये न्यूज़ में था, इसलिए लिपू लेक पास के रिगार्डिंग, है ना। लाइस एट द एल्टीट्यूड ऑफ 5115 मीटर्स, ये आपको थोड़ा सा याद रखिए। जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, उत्तराखंड और तिब्बत ऑटोनोमस दोनों के बीच में, है ना। ट्राई जंक्शन है यहाँ पर, देखें नेपाल भी है, तो ये आपको थोड़ा सा, और इसके साथ में कुछ और हम अदर इम्पोर्टेंट पासेस को बात कर लेते हैं। रेजांगला ये लद्दाख में, बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि इट इज़ अ मैसिव 16,000 फुट हाई फीचर ओवरलुकिंग द स्पैंगोर गैप। स्पैंगोर गैप भी यहीं पे दिखाई देता है। स्ट्रेटेजिक माउंटेन पास ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑन इंडियन साइड, है ना। तो ये आपको विशेष कर रखना है। स्पैंगोर गैप है वो रेजंगला, है ना, और रेजंगला कहाँ है, लद्दाख में, ठीक। ये याद रखना है यहाँ पर, यहाँ स्पैंगोर गैप भी दिखाई देता है।
बात करें नाथुला पास, ये नाथुला पास जो है सिक्किम तिब्बत और सिक्किम के बीच में है ना। इट लाइज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4310 meters on the border between Sikkim and Tibet Autonomous Region. It is one of two mountain passes in the region, the other being Jelepla, that have connected Sikkim and Tibet since ancient time. तो सिक्किम में दो दिखाई देखे, नाथुला पास है और जेलेपला, ये दोनों ही आपको याद रखना है कहाँ पर है, तिब्बत में दिखाई देते हैं। यहाँ पर बात करते हैं सिपकीला, तो सिपकीला जो पास है वो हिमाचल और तिब्बत के बीच में, बस इतना याद रखना है सिपकीला के रिगार्डिंग। चांगला है, चांगला भी है, पेंगोंग लेक रूट है ये चांगला, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाई एल्टीट्यूड पास दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू पेंगोंग लेक फ्रॉम लेह, है ना, स्टैंडिंग एन एलिवेशन ऑफ 17,000, यानी सबसे अभी तक जो हमने देखा है सबसे ऊंचाई पर है चांगला। ठीक, ये कहाँ पर है, तो हिमाचल और तिब्बत के बीच में ये, और यहीं से पेंगोंग लेक जिसको जो विवाद हुआ था चाइना और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट है यहाँ पर जोजिला पास। जोजिला पास कश्मीर टू लद्दाख कनेक्टिविटी जो होता है ना, जो है ना, कश्मीर वैली इन द वेस्ट एंड द इंडस वैली इन द ईस्ट एंड सुरु वैली इन द नॉर्थ ईस्ट, आपको ये याद रखना है। ये कहाँ पर, नियर द्रास वैली जो है ना उसके पास, सर्व एज अ क्रूशियल लिंक कनेक्टिंग द कश्मीर वैली इन द वेस्ट विद द इंडस वैली इन द ईस्ट एंड द सुरु वैली इन द नॉर्थ ईस्ट। तो जोजिला पास को आपको याद रखना है यहाँ पर, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपोजिटरी ऑफ माउंटेन आइस कोर्स इन अंटार्कटिका, ठीक है ना। वर्ल्ड्स फर्स्ट माउंटेन आइस कोर रिपोजिटरी अंटार्कटिका के कॉनकोर्डिया स्टेशन में इस्टेब्लिश्ड हुआ है। ये कहाँ पर है, ये कॉनकोर्डिया स्टेशन में इस्टेब्लिश हुआ। आइस कोर्स अर्थ के क्लाइमेट हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं, आपको बस इतना याद रखना है। साइंटिस्ट है फर्स्ट ग्लोबल रिपोजिटरी ऑफ माउंटेन आइस कोर्स एट द कॉन्कोर्डिया स्टेशन इन द अंटार्कटिका प्लेट्यू, ये आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर है। तो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि फर्स्ट ग्लोबल रिपोजिटरी ऑफ माउंटेन आइस को कोर्स ये कहाँ पर है, ये तो कॉन्कोर्डिया स्टेशन इन द अंटार्कटिका प्लेट्यू। ठीक, तो बस इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। आइस कोर के रिगार्डिंग अगर आपसे पूछता है कि ये यहाँ पर जैसे कि आइस कोर इज अ समथिंग ऑफ टाइम कैप्सूल्स कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ पास्ट एटमॉस्फेयर इन अ फ्रोजन क्लाइमेट आर्काइव्स। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहाँ पे आइस मेमोरी प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2015 बाय कंसोर्टियम ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम फ्रांस, नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, द फ्रेंच नेशनल, ठीक है, ये याद रखना ऐसा कॉन्सेप्ट। एंड तो ये फ्रांस ने आइस मेमोरी प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया था 2015 में, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस इसको जरूर आपको लोग ध्यान रखना है, किसके बारे में, फर्स्ट ग्लोबल रिपोजिटरी ऑफ माउंटेन कोर्स के रिगार्डिंग, राइट। यहाँ पे अब बात करते हैं सोमाली लैंड के रिगार्डिंग। सोमालीलैंड ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, लेकिन ग्लोबली मोस्टली रिकॉग्नाइज नहीं है। इजराइल ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया था, इसीलिए न्यूज़ में था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में लोकेटेड है ये, है ना, सोमालीलैंड। तो अभी ये न्यूज़ में था, तो कहाँ पर है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये चूंकि एक नया अभी देश बना है, और सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज जो किया है वो किसने, इजराइल ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद बताते हैं यूएई वगैरह ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। सोमाली लैंड इज लोकेटेड ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका विद हारगेसा एज इट्स कैपिटल। इसको कैपिटल है हारगेसा, है ना। सोमाली लैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सोमालिया। इट इज बॉर्डर्ड बाय द गल्फ ऑफ एडन टू द नॉर्थ, Puntland in the east, Ethiopia to the south and southwest, and Djibouti to the north। इसको भी आप याद रखना है। एक तो सोमालिया का पार्ट था, तो यहाँ पर सोमाली लैंड दूसरा उसको क्रिएट किया गया अभी। अब बॉर्डर जो है तो गल्फ ऑफ एडन, ये कहाँ है, नॉर्थ में, यानी नॉर्थ में सबसे ऊपर नॉर्थ में गल्फ ऑफ एडन इसके। पंटलैंड इसके ईस्ट में है, जैसे भारत की तरफ अगर हम देखें तो पंटलैंड है। इथोपिया टू द साउथ, सबसे नीचे इथोपिया है, एंड साउथ वेस्ट एंड जिबूती टू द नॉर्थ वेस्ट में देखें तो नॉर्थ वेस्ट यानी इस साइड में आपको दिखाई देगा। तो ये इसका है ना, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रेजेंट डे रिपब्लिक क्लेम्स इटसेल्फ द लीगल सक्सेसर ऑफ द ईस्ट वाइल ब्रिटिश सोमालीलैंड और द सोमालीलैंड प्रोटेक्टरेट। ठीक, तो इसको ज़्यादा हिस्ट्री में जाने का ऐसा हमको ज़रूरत नहीं है, उतना क्वेश्चन आपसे वहाँ नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की।
ये भी चूंकि अभी न्यूज़ में है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ग्रीनलैंड को फोर्सफुली ऑक्यूपाई कर लेंगे। यहाँ पे क्रिटिकल रॉ मटेरियल डिपॉजिट्स हैं, नॉन क्रिटिकल रॉ मटेरियल डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट अक्रेंस हैं। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है ये। एक तो सबसे पहले ग्रीनलैंड के बारे में समझ लेते हैं। 80% एरियाज आइस से कवर्ड है इसका। यूएस यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज करना चाहता है बिकॉज आर्कटिक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रैपिडली बढ़ रही है, इसीलिए इसे क्या हो, ये मेल्ट होता चला जा रहा है धीरे धीरे। तो इसमें आप ये क्षेत्र याद रखना है, नूक है, सिसमुट है ना, ये कुछ क्षेत्र हैं जो आपको याद रखना है। बैफिन बे कहाँ पर है ये आपको देखना है, यहाँ कनाडा है और ये बैफिन बे है। ग्रीनलैंड ये सी है, आपको इतना याद रखना है बस। हाँ, बैफिन बे के रिगार्डिंग भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसीलिए आपको याद रखना है ये, है ना। अब यहाँ इसकी कैपिटल आप देखा है, नोक इसकी है ना, ये एज पर द वर्ल्ड बैंक इसकी जो कैपिटल है वो ये है नोक, राइट। अब नाउ हम बात करते हैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा चाबाहार पोर्ट, है ना। चाबाहार पोर्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं। चाबाहार पोर्ट चूंकि इंडिया डेवलप कर रहा है इसको, ईरान के गल्फ ऑफ ओमान कोस्ट पर लोकेटेड है। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक्सेस के लिए इंडिया के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से अफगानिस्तान जाना है ना, पाकिस्तान को बाईपास करके, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जारंज लाइन दिखाई देती है, तो सीधे हम काबुल जा सकते हैं यहाँ से, ये कनेक्टिविटी, और सीधे सेंट्रल एशिया में भी यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये क्रुशियल था, बट अभी इसको लेकर थोड़ा सा हॉल्ट हो गया है, और अभी ये हॉल्ट पे है चाबाहार पोर्ट। तो ये ध्यान रखना, चाबाहार पोर्ट ईरान में जो इंडिया इसको डेवलप कर रहा है, स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये इससे भी हम इसको कनेक्ट करना चाह रहे थे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो इंडिया, ईरान और रसिया इसको डेवलप करना चाह रहा था, इसको लेकर, है ना। तो ये आपको देखना है। और कुछ इसमें नतांज एनरिचमेंट प्लांट, इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ईरान का मेजर यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है। IAEA और इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था ये। तो अदर जो न्यूक्लियर साइट हैं, फोर्डो, अस्फाहन, करांज, जो अस्फाहन के रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा था ऊपर अभी, है ना, वहाँ पर 2 हिस्टोरिकल साइट्स भी थी। तो अस्फाहन में क्यों अटैक किया था, उसके पीछे कारण था यहाँ पे ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट लगा हुआ था, इसीलिए ईरान और इजराइल और यूएस ने इसको अटैक किया था। तो आपको याद रखना, नतांज एनरिचमेंट प्लांट है, और ईरान का जैसे फार्डो है, अस्फाहन है, करांज है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे फॉर्दो एनरिचमेंट साइट ये भी ईरान में ही है, ये आपको दिखाई देती है यहाँ पे। अस्फाहान के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात की, करांज के रिगार्डिंग भी हमने बात की थी। ये तेहरान के जस्ट पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर दूर है नॉर्थ वेस्ट में। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक। ये खरग आइलैंड है, ये खरग आइलैंड दिखाई देता है यहाँ पे। ये तेहरान रिफाइनरी है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यहाँ पे है। साउथ पास नेचुरल गैस, ये देखना नेचुरल गैस फील्ड है। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो फुजेरा ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी, ये यूएई की फुजेरा, इस पे भी अटैक किया था यूएई ने, है ना। चूंकि जब स्टेट ऑफ हार्मुज को चौक कर दिया था, तो क्या हुआ था कि यहाँ से फुजेरा के माध्यम से भी वो ऑयल और गैस की सप्लाई करना था यूएई, बट उस पर भी अटैक कर दिया था। तो एक तो फुजेरा ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी ये यूएई में है। साहा गैस फील्ड है, ये भी अबू धाबी में है। और हैप्सान गैस फैसिलिटी है, बैब ऑयल फील्ड है, ये चारों के चारों कहाँ दिखाई देते हैं, यूएई में आपको दिखाएं। साह नेचुरल गैस फील्ड ये भी यूएई में है। नॉर्थ फील्ड है, ये कतर वगैरह में दिखाई देगा आपको। रास लाफान एलएनजी फैसिलिटी कतर में है। तो कुछ ये लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये तो खरग आइलैंड ऑलरेडी हमने देखा, यहाँ ओनली मिलिट्री टारगेट स्ट्रक यहाँ पे है, ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात की थी, तेहरान रिफाइनरी वगैरह में है। ये आपको याद रखना है, फुजेरा ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है, साहा गैस फैसिलिटी है, और हैप्सन गैस फैसिलिटी है, बब ऑयल फील्ड है, ये कहाँ पे, चारों के चारों आपको दिखेंगे तो यूएई में, है ना। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे 2 से 3 घंटे के विजिट के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट उस पर हम लोग दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, यूएई और भारत के बीच में, ऑयल डिपो उसको लेके, है ना।
ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए। शाह नेचुरल गैस फील्ड है, ये भी दिखाई देती है यूएई में। रास लाफान एलएनजी फैसिलिटी है कतर में, इसको देखना है, रास लाफान है ना। रास तारोना रेफिनरी, रास रास करके याद रखोगे तो ये सऊदी अरेबिया में एक रास, यहाँ पर रास लाफान एलएनजी फैसिलिटी कतर में है, और यहाँ पर तनुरा रेफिनरी जो रिफाइनरी है वो सऊदी अरेबिया। ये सबको अटैक किया था चूंकि, इसलिए ये न्यूज़ में है। यहाँ पे है मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी कुवैत में, दो दिखाई देते हैं, मीना अल अहमदी रिफाइनरी और मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी, ये दोनों के दोनों कहाँ दिखाई देते हैं, कुवैत में आपको दिखाई देते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है। अरामको रिफाइनरी ऑब्वियसली बात से ये सऊदी अरेबिया में है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। अब बात कर साउथ फारस गैस फील्ड के रिगार्डिंग, तो ये साउथ फारस वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है, ईरान और कतर के बीच शेयर्ड है ये, है ना। साउथ पारस जो है पार्स गैस फील्ड है, यहाँ पर देखेंगे ये साउथ पारस नेचुरल गैस फील्ड है, ये यहाँ पर, ये दोनों ही इसमें कतर और यो है ईरान, ईरान जो नॉर्थ पार्ट है और साउथ पार्ट में कतर, ये विश्व का लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है, तो ये दोनों के बीच में है। तो साउथ पारस नेचुरल गैस फील्ड के रिगार्डिंग भी पूछ सकता है, ये कहाँ पे, गल्फ ऑफ पर्शिया में है ना। लाफन के रिगार्डिंग हमने देखा ही, यहाँ पर ये कतर में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलएनजी फैसिलिटी, इंडिया एलएनजी इंपोर्ट्स का मेजर सोर्स है, इसीलिए आपको याद रखना है रास लाफन, ये कतर से हम एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रास लाफन के रिगार्डिंग हमने देखा ना, इसको हिट किया था। खरग आइलैंड है। अब बात करते हैं वेन्यूज ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP की पार्टी COP30 है। COP30 अंताल्या तुर्किया में, बेलहम में, ब्राज़ील में हुई थी ये। अमेजन फॉरेस्ट गेटवे है ना, तो आप देखिए इसको बस याद रखना, COP30 कहाँ हुई थी ये, यहाँ पे वेन्यूज ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। ये किसके रिगार्डिंग, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो COP30 है वो कहाँ पर हुई, बेलहम ब्राज़ील में, है ना। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे COP31 की बात करते हैं, तो ये अंताला तुर्की में नवंबर 2026 में होना है अभी, COP31 है ना, UNFCCC की COP31, ठीक, ये आपको याद रखना है। और 32वीं जो है एडिस अबाबा इथोपिया में होनी है। इंडिया ने COP33 होस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया था, बट लेटर विड्रॉ कर लिया है अभी। भारत के इसने क्या किया, भारत ने COP32 को 33 को बेसिकली होस्ट करने की इच्छा जताई थी, बट अभी इसको विड्रॉ कर लिया है, तो ये आपको याद रखना है। सी ऑफ एजब यहाँ पे दिखाई देता है, नॉर्थ क्राइमियन कैनल है ना, ब्लैक सी है तुर्की, इस्तांबुल, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात की थी, ब्लैक सी ये आपको दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज़ है आपको याद रखना है कि ब्लैक सी के रिगार्डिंग, ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री है वो बॉर्डर शेयर करती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ब्लैक सी इज बॉर्डर्ड बाय यूक्रेन टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, रशिया एंड जॉर्जिया टू द ईस्ट, तुर्की टू द साउथ एंड बुल्गारिया एंड रोमानिया टू द वेस्ट। तो देखिए कौन कौन सी कंट्री हैं यहाँ पर, एक तो है यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, ये सब की, जैसे ये हम देखें बुल्गारिया है, ये रोमानिया है, यहाँ पर है नॉर्थ में जाएंगे आपको, ये रशिया का क्षेत्र है, ये जॉर्जिया है, ये तुर्की है, और ऊपर में देखेंगे यहाँ पर तो अभी आपको ये यूक्रेन दिखाई देगा। तो ब्लैक सी को देखें कौन कौन सी कंट्रीज को शेयर करते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक। चलिए हम बात करते हैं वेन्यू ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026। USA, कनाडा और मैक्सिको जॉइंटली होस्ट करेंगे अभी जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है। ओपनिंग मैच मैक्सिको सिटी के एजेट का स्टेडियम में होगा, बस इतना सा याद रखना है आपको। ये यहाँ पर तीनों ही यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको, तीनों फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले हैं। बात करते हैं सूडान की, यहाँ पर दारफुर कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था। सूडान रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना है यहाँ पर, है ना ये, ठीक। चलिए अब हम और जो इम्पोर्टेंट कुछ वो हैं इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अभी G20 में G20 लीडर्स की समिट हुई थी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, फिर 26 G20 लीडर्स समिट मियामी फ्लोरिडा USA में हुई थी, 2025 में G7 के समिट कनाडा, ठीक, 26 में G7 के समिट फ्रांस में हुई थी,
और ब्रिक्स समिट जो अभी भारत में चल रही है, आपको याद रखना है 2026 में, से पहले ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। ठीक, तो ये थोड़ा सा याद रखना, यहाँ से ऐसा कुछ शायद मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछेगा। बात करते हैं हम चेनाब ब्रिज की, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर पर लोकेटेड है ये, और यूएस बीआरएल प्रोजेक्ट का पार्ट है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज ओवर द चेनाब रिवर एंड द कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज है। याद रखना है, भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज है एट आंजी खाड़ एज वेल एज द लॉन्ग टनल बिटवीन खारी एंड समर। ये अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको क्या किया, इनोग्रेट किया था, इसलिए याद रखना है। तो ये हाईएस्ट आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड है ना, जो पेरिस का आइकॉनिक एफिल टावर है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है ये, हाईएस्ट आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड, इसलिए इसको हमको याद रखना है यहाँ पर। अब बात करते हैं गंगईकोंडा चोलापुरम, है ना। भी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर गए थे, यहाँ पे इस टेम्पल में दर्शन कर लेंगे। ये शिवा टेम्पल है गंगईकोंडा चोलापुरम, चोलापुरम ये तमिलनाडु में है। गंगईकोंडा चोलापुरम शिवा टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये गंगईकोंडा चोलापुरम शिवा टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज ऑफन कंसिडर्ड द पिनेकल ऑफ चोला आर्किटेक्चर। राजेंद्र चोला फर्स्ट है ना, उसके दौरान इसको ये बनवाया गया था। इन्होंने क्या किया, ये जो पदवी धारण की थी, गंगईकोंडा चोलापुरम इज द कैपिटल आफ्टर हिज आर्मी मार्च राइट ऑफ द गंगा रिवर डिफीटिंग द पाल किंगडम ऑफ बंगाल, है ना। पाल किंगडम जो था ना बंगाल, उनको डिफीट करके ये गंगा रिवर, तभी इन्होंने इसको नाम गंगा जलमायम जलस्तंभम या लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री ऐसा भी बोला इसको। ठीक है, यहाँ पर द टैंक जो चोला गंगम वॉज मीन टू बी गंगा जलमायम जयस्तंभम और लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब होली सिटीज़ के रिगार्डिंग। द पंजाब की गवर्नमेंट है अभी, उन्होंने क्या किया, 3 सिटीज़ को होली सिटी का स्टेटस दिया है। उनमें से अमृतसर, आनंदपुर साहिब एंड तलवंडी साबो, इन तीनों सिटीज को होली सिटी का दर्जा दिया है। इससे होगा क्या, देखिए अभी इससे पहले बात कर, 3 सिटीज आर द होस्ट ऑफ सिख तख्त। यहाँ पे जो हमारे सिख धर्म है उसका सिख तख्त दिखाई देता है। अकाल तख्त अमृतसर में, तख्त केसरगढ़ साहिब ये आनंदपुर साहिब है वहाँ पर है, और तख्त दमदमा साहिब ये है तलवंडी साबो। अकाल तख्त क्या है, कंसिडर्ड द सुप्रीम अमंग द 5, वॉज सेट अप इन 1606 बाय हरगोविंद साहब। जो हम गुरु हरगोविंद जी थे, उन्होंने अकाल तख्त को इस्टेब्लिश किया था बेसिकली, और इसको जितने 5 तख्त हैं उनमें सबसे सुप्रीम ऐसा माना जाता है कि 5 तख्तों में सबसे सुप्रीम है। और अकाल तख्त कहाँ है, अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वहीं पर। ठीक है, तख्त का पर्सन मीन्स है इम्पेरियल थ्रोन। देर आर 5 तख्त इन सिखिज्म एंड 2 अदर तख्त है, जो 2 अदर जो हैं वो कहाँ पे, एक पटना साहिब है बिहार में, तख्त पटना साहिब इन बिहार, एंड तख्त हजूर साहिब इन नांदेड़ महाराष्ट्र। यानी 5 जो है तख्त दिखाई देते हैं तो उनमें से 3 तो पंजाब में ही हैं, 2 यहाँ पर हैं, एक पटना साहिब है और दूसरा है तख्त हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र। तो हमको याद रखना है ये होली सिटी का जो दर्जा दिया गया है अमृतसर। अब होली सिटी का दर्जा मिलने से क्या होगा, यहाँ पे सेल ऑफ लिकर, टोबैको एंड सिगरेट्स एंड मीट विद इन द सिटी, अब इनकी उस पर बैन लग जाएगा। इस वजह से होली सिटी को डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको देखना। अब राखीगढ़ी हरप्पन साइट जो हरियाणा में लोकेटेड है, राखीगढ़ी है, आपको याद रखना है। ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट माना जा रहा है पहले, है ना। कोई और जैसे मोहनजोदारो है, इसको हड़प्पन साइट का सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट मानते थे, लेकिन जैसे जैसे अभी खुदाई होती जा रही है इसकी, तो अब लोथल गुजरात में है, और रातादिया री धेरी ये राजस्थान में। आपको याद रखना है, यहाँ पे हम नीचे देख भी लेंगे। तो हरप्पन साइट ऑफ राखीगढ़ी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड 500 करोड़ इन यूनियन बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ राखीगढ़ी साइट फॉर द एंशिएंट हरप्पन सिविलाइजेशन। जो यूनियन बजट था अभी, उसमें इसके लिए 500 करोड़ भारत सरकार ने एलोकेट किए हैं हरप्पन साइट जो है राखीगढ़ी उसके लिए, है ना।
ये राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट हरप्पन साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज सिचुएटेड इन द हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड लोकेटेड इन द घग्गर हाकरा रिवर प्लान। जो घग्गर हाकरा रिवर प्लान है वहां पर ये उसके पीछे स्थित है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, है ना। ये जो सबसे पहले एक्सकेवेटेड की गई थे वो अमरेंद्र नाथ ऑफ के द्वारा, एएसआई है ना, इन्होंने इसको सबसे पहले। और अर्लियर मोहनजोदारो पाकिस्तान में, जो अभी कंसिडर टू बी द लार्जेस्ट हरप्पन साइट अंटिल प्रोफेसर बसंत सिंधे एंड हिज टीम स्टार्टेड फ्रेश एक्सकवेशन एट राखीगढ़ी। तो पहले ऐसे माना जाता था कि जो मोहनजोदारो है जो अभी पाकिस्तान में है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट हरप्पन साइट थी, बट अभी जैसे जैसे इसका एक्सकेवेशन हो रहा है तो पता चला कि राखीगढ़ी सबसे बड़ी यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक और है कि हरप्पन गवर्नमेंट, जो हरियाणा गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 2 साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। जैसे यहाँ पर देखेंगे तिगराना और मिटाथल, ये दोनों को ही क्या किया है, यहाँ पर हरप्पन साइट डिक्लेयर किया है हरियाणा सरकार ने। रातादिया री धेरी, ये न्यू हरप्पन साइट वाज डिस्कवर्ड लास्ट ईयर इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ये इट इज द फर्स्ट हरप्पन साइट इन द राजस्थान डेजर्ट रीजन, ठीक है। तो जो डेजर्ट रीजन है राजस्थान का, यह पहली साइट मिली है, पहली हरप्पन साइट मिली है। और ये कहाँ पर है आपको याद रखना है, थार डेजर्ट रीजन है जो भारत का, वहाँ पर रातादिया दी धेरी, राइट। लोथल तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ये गुजरात में है, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विराट रामायण टेम्पल के रिगार्डिंग। विराट रामायण टेम्पल ईस्ट चंपारण बिहार में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 33 फीट जॉइंट शिवलिंगम इन न्यूज़ में थी। यहाँ पे अभी देखेंगे तो यहाँ पे महाबलीपुरम से यहाँ क्या किया हुआ था, लिंगम हैज बीन मेड फ्रॉम द सिंगल ब्लैक ग्रेनाइट रॉक ऑब्टेन फ्रॉम नियर हिल्स नियर महाबलीपुरम विद ग्रुप ऑफ लोकल आर्टिस्ट, ठीक है। तो ये तमिलनाडु से इसको लेकर आए हैं, है ना, महाबलीपुरम से, ठीक। जो 33 फीट लॉन्ग जो शिवलिंगम बेसिकली जो है ना, उसको लेकर आए हैं। तो ये आपको याद रखना है विराट रामायण टेम्पल। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग तो आप लोगों को पता ही है कि ये न्यूज़ में है, तो बहुत सारा आप लोगों ने देखा ही होगा। यहाँ पर सोमनाथ टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है, तिरुवनंतपुरम, ये ऐसे हमारे लिए अभी चूंकि मोदी जी गए थे यहाँ पर, तो याद रखना है आपको। ये कहाँ पे लोकेटेड है, सोमनाथ, लोकेटेड इन प्रभास पाटन बराबर। सोमनाथ इज एन इम्पोर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है ये। ग्रेट निकोबार आइलैंड के रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ ही लिया है यहाँ पर प्रोजेक्ट, और आपने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं एक और यहाँ पे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के रिगार्डिंग, ठीक है ना। अभी 44th सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जुलाई 2025 में। तो यहाँ पर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें इनको इंस्क्राइब किया गया है, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 44th। अब यहाँ पर देखिए मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में कौन कौन 12 फोर्ट हैं यहाँ पे, है ना। 12 फोर्ट ऑफ छत्रपति महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं उनके 12 फोर्ट यहाँ पे हैं, इंक्लूडिंग फोर्ट ऑफ सेलहर है, सिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, है ना, सोबानगढ़, पन्हाला, विजय दुर्ग एंड सिंधुदुर्ग, है ना, महाराष्ट्र। अब ये देखिए सबके सब ज़्यादातर महाराष्ट्र में है, लेकिन एक है जिंजी फोर्ट, ये तमिलनाडु में है, तो आपको याद रखना है, ठीक। अभी भारत सरकार ने एक और एंशियंट बुद्धिस्ट साइट सारनाथ जो है, और जिंग के कैंगजरी या ल्यू चराई कल्चरल लैंडस्केप, इसको भी प्रपोज करके भेजा है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है वो उसके लिए इंक्लूजन के लिए। तो ये आपको याद रखना है दोनों चीज़ें, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर लोहित रिवर की। लोहित रिवर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश की रिवर है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ये, और वाइट वेल्ड हेरोन के हैबिटेट के लिए फेमस है। तो यहाँ पर लोहित रिवर के आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो वाइट विल्ड हेरोन के हैबिटेट है यहाँ पर, इसीलिए ये कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। जैसे लोहित रिवर इज हैबिटेट फॉर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइट वेल्ड हेरोन, ये तो ये देखना इसका स्टेटस आपको, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वाइट वेल्ड हेरोन which has been accorded a scheduled 1 status in the highest protection under the Wildlife Protection Act।
जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके जो शेड्यूल 1 है उसमें इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना, इसीलिए इसको व्हाइट वेल्ड हेरोन। और ये कहाँ पर है आपको याद रखना है, लोहित रिवर है जो अरुणाचल प्रदेश की। लोहित रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, आपको ये भी याद रखना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर ऑफ ब्लड, है ना। तो आपसे प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर ऐसी है जिसको रिवर ऑफ ब्लड बोला जाता है। एज इट टर्न डीप रेड ड्यू टू द रिच लेटराइट सोइल्स इट फ्लोज थ्रू अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश एंड असम। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि किन दो राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। दूसरा, इसको रिवर ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, लोहित रिवर। तीसरा, ब्रह्मपुत्र रिवर की ये सहायक नदी है। और यहाँ पर वाइट वेल्ड हिरोन का ये हैबिटेट है लोहित रिवर। और ये जो वाइट वेल्ड हिरोन है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है। दो राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश में है। देर आर 6 मेजर बेसिन्स इन अरुणाचल प्रदेश, जैसे कैमेंग, सुबनसिरी, सियांग, दिबांग, लोहित, तिराप। ये ब्रह्मपुत्र की क्या है, कैचमेंट एरिया भी है और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज भी हैं ये। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक और बेहद जो इम्पोर्टेंट साइट है, आयनी एयरवेज ताजिकिस्तान में। ये न्यूज़ में क्यों था, इंडिया का फॉर्मर ओवरसी मिलिट्री एयरवेज यहाँ पर, हालांकि भारत ने पहले ही इसको वहाँ से विड्रॉ करना चालू कर दिया था, ऐसा नहीं है कि अभी इसको विड्रॉ करना। सेंट्रल एशिया में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता था ये, अफगानिस्तान और वाखान कॉरिडोर के नियर ये लोकेटेड था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का ये बाखान कॉरिडोर है, ये वाला नैरो जो स्ट्रिप है ये जस्ट जम्मू कश्मीर से हमारे से लगा हुआ है। ठीक है, जिस दिन हम जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको ले लेंगे पाकिस्तान से, तो हम सीधे क्या करते हैं, सेंट्रल एशिया में यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ये बाखान कॉरिडोर है ना। तो यहाँ पर ये ताजिकिस्तान में है आयनी एयरवेज। आयनी एयरवेज चूंकि पहले इंडिया का ये ओवरसी मिलिट्री एयरवेज था एकमात्र। तो होप्सो कि ये आपको समझ में आया होगा ये। ठीक, अफगानिस्तान वाखान कॉरिडोर से थोड़ा सा दूर है ये। ये हमारा लेक्चर अब यहीं पर समाप्त होता है। होप्सो कि आपको ये सारी चीज़ें साइज जो भी है हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके रिगार्डिंग, तो आपका बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।